हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ डेरिवेशंस हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज उसी लेक्चर को फिर आगे बढ़ाते हैं और आज लेक्चर 3 में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रीवियस हमने डेरिवेशंस किया है, जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10.0 गुणे 10 की घात 8 कूलाम प्रति मीटर है। कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व दिया है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q बाई L। इसको हमने पढ़ा है और उसका मान दिया है 10.0 गुणे 10 की घात 8 कूलाम प्रति मीटर। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व दिया है और तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी तार से जो इसकी दूरी है, तार से जो दूरी दी गई है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर लिखते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 10 की घात -2 मीटर। तो अगर इसको हम बदलें मीटर में तो 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर आ जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। इसको हमने प्रूव किया था, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसको थोड़ा सा, इस डेरिवेशन को अगर हम लिखें E बराबर, देखिए इसको हम बनाना चाहते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 के रूप में, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का रूप देना चाहते हैं। तो कैसे देंगे? इसके नीचे 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर 2 का कर दीजिए तो लैम्डा बटे R। अब अगर हम मान रख दें इस पर तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा का मान कितना है? रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणे 10 की घात
8 है, और बटे आर का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात 2 है, -2 है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बचा 10 9 90, और गुणे 10 की घात 9, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात 8 है कि -8, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 की घात यहां क्वेश्चन में -8 है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी थी। 10 की घात -8 है, तो यहां 10 की घात अगर -8 कर लें तो ये 9 में से 8 आपका घटेगा तो 1 बचेगा, अर्थात 10 बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, 10 की घात -2 बचेगा। तो जरा इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे, देखिए इसके साथ भी 10 है और यहां भी 10 है, तो 10 की घात 2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, ये भी 10 की घात 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका ये आंसर आ जाएगा कि एक समान रूप, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व है, तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और हम अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है अनंत विस्तार की एक डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की समतल आवेशित, समतल आवेशित अचालक प्लेट या सीट, अचालक चादर के निकट, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। जो भी क्वेश्चन होगा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बोर्ड परीक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के कारण के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो इसके लिए एक मैं पहले अनंत विस्तार की एक समतल अचालक सीट बना लेता हूं। अच्छा ये आवेशित भी है, इसको मैं आवेशित भी कर देता हूं। इसको मैंने आवेशित कर दिया। अब इससे इस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो मान लेते हैं इस चादर से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, चूंकि ये समतल अचालक सीट है, चादर है, तो इस बिंदु P के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इस पर अगर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें तो कैसा होगा, वो एक बेलनाकार होगा। ये देखिए,
अब ये चादर ऐसे रखी हुई है और मैं गॉसियन पृष्ठ की ऐसे परिकल्पना कर रहा हूं, इससे p दूरी पर। इधर भी इसका एक बेलन हो गया है, समझ लीजिए। अब ये ऐसा है कि इसका ये सिरा ये वाला है, ये वाला सिरा ये वाला है, और इसका एक ये वाला पृष्ठ होगा। तो इस पर पहले सबसे पहले हम इसके पृष्ठ को समझते हैं। मान लेते हैं इस पर एक छोटा सा हम क्षेत्रफल लेते हैं घटक और उसको नाम देते हैं S1। तो इधर इस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं किधर निकलेगी, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी। इधर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऐसे होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, लिख लेते हैं। माना अचालक चादर पर आवेश प्लस क्यू है। इस अचालक चादर पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है। S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब जरा ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d∅1 होगा। और इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, S1 ds1 की दिशा। और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा किधर है, इधर है, तो E की दिशा हो जाएगी। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 अंश हो गया। तो इसको लिख सकते हैं E इंटू ds, और d∅1 बराबर क्या लिख सकते हैं, E ds cos थीटा। और यहां लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ∅1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इधर आएगा, E ds cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ∅1 बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू ds। तो ∅1 बराबर कितना आ जाएगा, E बाहर ले लीजिए, ds, यानी ds का मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठ पर इसका क्षेत्रफल, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है, यहां से इसकी त्रिज्या, उसको मैं a मान लेता हूं। इसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो इसका जो मान आ जाएगा वो a हो जाएगा। तो ∅1 बराबर हो जाएगा E इंटू a, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे इस पृष्ठ पर भी हम एक छोटे से घटक की कल्पना करेंगे। इसकी भी दिशा इधर होगी, ds2, इसको S2 मान लेते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर होगी। तो लिखेंगे S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, S2 पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वही फिर लिख लेते हैं। हो जाएगा d∅2 बराबर E इंटू ds2, और हो जाएगा ∅2 बराबर E ds2 cos थीटा, और थीटा का मान यहां क्या हो जाएगा फिर 0। तो ∅2 बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू ds2, और ds2 क्या है, a है। तो ∅2 बराबर E इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मान हमको मिल गया। अब थोड़ा ध्यान देते हैं S3, इसके इस वाले सतह पर, ये वाला, इस पर जो गुजरने वाला फ्लक्स है ∅3, वो कितना है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे मान लेते हैं एक कोई है S3। तो S3 के इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ds3 होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है। तो इनके बीच का कोण कितने अंश का बना, लगभग 90 डिग्री का बना। तो लिखेंगे S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d∅3 बराबर E इंटू ds3। और जब
फाई 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, EDS 3 cos थीटा। अच्छा, यहाँ cos थीटा का मान कितना है, 90 अंश है, तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो फाई 3 बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू DS 3 इंटू 0। तो फाई 3 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब बताइए यहां से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम कुल फ्लक्स की चर्चा करें, कुल फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, यही हो जाएगा। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा E इंटू ए और प्लस E इंटू ए प्लस 0। तो फाई बराबर आ जाएगा 2E इंटू ए। इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि हम जानते हैं गॉस प्रमेय से पाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, पढ़े हैं आप। अब अगर ये पक्ष बराबर है तो ये भी बराबर हो गए, तो क्या आ जाएगा, E इंटू ए बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां देखिए E बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अच्छा, Q बाई ए को क्या लिखते हैं, Q बाई ए कहिए या Q बाई एल कहिए, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और इसको किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। सॉरी, Q बाई एल, Q बाई ए का मतलब क्या है, इसके बीच की जो इसको हम लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए होता है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। ए क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये भी, ये ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। वो मान लेते हैं ए है, यहां से इसकी त्रिज्या के बराबर है, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस जो ये लिया गया है, इसके क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसको लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो गोलाकार है, इसकी भी त्रिज्या होगी और वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो जो है हमने ज्ञात किया फाई 1 फाई 2 फाई 3, और जिससे हमें प्राप्त हुआ E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मुझे लगता है समझ में आया होगा। फिर हम अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, एक समान रूप से आवेशित, अगला प्रश्न है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कहां कहां निकालना है, पहला बाहर, दूसरा पृष्ठ पर, और तीसरा भीतर। 3 जगह आपसे पेपर में पूछता है गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं एक समान रूप से आवेशित है, एक गोलीय कोश बना लेते हैं ऐसा, ये एक समान रूप से आवेशित है, ये जो गोलीय कोश है ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। इसका मान लेते हैं केंद्र है। अब इस गोलीय कोश से मान लेते हैं R मीटर की दूरी पर, यहां एक कोई बिंदु ले लेते हैं P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस गोलीय कोश की जो अपनी त्रिज्या है वो कैपिटल R है,
ये वाली त्रिज्या। तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम, इस पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो एक गॉसियन पृष्ठ की इस पर हम कल्पना अगर कर लें ऐसे, इस पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ की जो हमने कल्पना किया है, इस पर एक छोटा सा फिर अवयव लेंगे ये, और वो मान लेते हैं S1 S है, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है S है, और इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी DS, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से लंबवत बाहर की ओर होती है, तो E हो गया। तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा कितना होगा, वो होगा लिखेंगे गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर गुजरने वाला फ्लक्स जो DS पृष्ठ के द्वारा, ऐसे कर लिख सकते हैं, गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर DS पृष्ठ के द्वारा या S पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर हो जाएगा वही E इंटू DS। और फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, E इंटू DS कॉस थीटा। थीटा का मान क्या है, 0 है, आप लोग देख रहे हैं, DS की भी डायरेक्शन, E की भी डायरेक्शन, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू DS कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, E बाहर ले लीजिए, क्या आ जाएगा, DS आ जाएगा। अच्छा, DS क्या है, गोले का क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल। और फाई बराबर क्या हो जाएगा तब, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब गॉस प्रमेय से हम चूंकि जानते हैं, गॉस प्रमेय का उपयोग करके ही हम निकाल रहे हैं, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको 2 मान लिए, 1 और 2 की तुलना करें तो क्या आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये आ गया, यहां लिख देते हैं क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया किसी गोलीय कोश से r मीटर की दूरी पर उसके पृष्ठ पर उपस्थित, पृष्ठ का मतलब बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। भीतर का मतलब इस पृष्ठ पर, यहां अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो स्मॉल r, तो इसके बीच की दूरी कहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी स्मॉल r, यही तो हो जाएगी स्मॉल r। तो यहां भी हमको मान लेते हैं इसके पृष्ठ पर निकालने के लिए, भीतरी पृष्ठ पर, यहां मान लो यहां निकालना है इस पृष्ठ पर, तो एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, तो r हो गया, इसको फिर यस मानेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां सीधा सीधा आ जाएगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R। भाई ये r इसके बराबर हो गया, इसी में रख दीजिए। तो E बराबर कहां पर निकाल रहे हैं, पृष्ठ पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल R स्क्वायर। कहां गया, इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। दूसरा हमको कहां निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा कहां हमको निकालना है, इस पृष्ठ के भीतर। तो इसके भीतर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कितनी होगी, मान लो ये भीतर स्थित है, यहां पे स्थित है, कहीं इस बिंदु पे स्थित है, तो इस कंडीशन में यहां मान लीजिए स्थित है, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r से, तो हम जानते हैं कि फाई बराबर हो जाएगा E इंटू DS कॉस थीटा।
और थीटा 0 है तो इंटीग्रेशन भी लगाएंगे, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू ds। अच्छा बताइए, फाई बराबर ई इंटू ds, तो फाई बराबर क्या आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 5। अब चूंकि हम जानते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहता है, कहता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप बताइए गॉस प्रमेय कहां कार्य करता है, जब आवेशित कोई चीज होती है तो इसके अंदर तो भैया आवेश कहीं नहीं है, आवेश सब जहां पर है कहां पर है, बाहर ही है। तो इसके अंदर जो पूरा फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो ई बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई रख देंगे तो ई बराबर जीरो हो जाएगा, तुलना करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इसके बाहरी पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गोलीय कोश के, ई बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर। इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई बराबर 1/4 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके भीतर किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है, शून्य होती है। अर्थात किसी गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गॉस प्रमेय से, हमारा प्रश्न अगला है, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो क्योंकि आप कूलाम का नियम तो जानते ही हैं, बिंदु आवेश के लिए है, तो मान लेते हैं एक आवेश क्यू ये है। इस क्यू आवेश से मान लीजिए किसी बिंदु पर ये क्यू आवेश हो, इससे आर मीटर की दूरी पर इस आवेश से एक कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर फिर क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। सबसे आसान सा तरीका है। इस बिंदु P पर हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया। अब इस पर एक छोटा सा हम अवयव भी मानेंगे, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल S है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर होगी और ds की भी दिशा इधर होगी, अभी आपने पढ़ा है। और इसको मान लेते हैं ds है। तो माना आवेश Q है, तो पृष्ठ ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E बराबर फाई बराबर डी फाई बराबर E इंटू ds, और फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई ds कॉस 0, थीटा का मान 0 होगा। भाई दोनों की डायरेक्शन एक ही उधर ही है, तो कॉस 0, तो फाई बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन ई ds। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई बाहर ले लीजिए, ds आ जाएगा। और चूंकि ds का मान क्या होगा, अभी आपने लिखा 4 पाई गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि ये गोला है तो गोले का क्षेत्रफल हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हम जानते हैं गॉस प्रमेय से पाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो तुलना कर लेंगे, इसको 2 मान लीजिए, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। हमको कूलाम का नियम निकालना है, तो चूंकि हम जानते हैं E बराबर होता है F बटे क्यू नॉट, यही तो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो E का मान रख दीजिए, तो F बराबर क्या आ जाएगा, जरा यहां बताओ, E इंटू
क्यू नॉट, तो रख दीजिए F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q पहले से है और इसका गुणा करोगे तो Q नॉट बटे R स्क्वायर न्यूटन। तो ये किसका सूत्र है? कूलाम के नियम का सूत्र। कूलाम का नियम किसकी सहायता से निकाला गया? गॉस प्रमेय की सहायता से। तो जो हमने कूलाम के नियम का परिमाण निकाला था उसको हम गॉस के प्रमेय की सहायता से और आसानी से भी निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो हेडिंग पढ़ाई गई है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, समय रहते इसका समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।